की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है। उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं। कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है। इनकी कथनी और करनी का अंतर सामने आ गया। चाहे जो कर रहे सरकार, इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसी तबलीगी जमात के 300 लोगों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए अपना खून दिया, प्लाज्मा दिया। सब जानते हैं केजरीवाल जी, आप आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है। तुम उन मजदूरों का अपमान कर रहे हो और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारी नीयत क्या है। लाइव टीवी, सच सबसे नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो मजदूर जो इस कोरोना की महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है, सरकार ने जो आज 42वां दिन लॉकडाउन का है, 42वां 43वां दिन आज लॉकडाउन का चल रहा है। इस लॉकडाउन में जिस तरह से सब कुछ बंद हो गया, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए और बेरोजगारी चरम पर है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते उस कदर बेरोजगारी है। और जहां लोग कोरोना के साथ साथ भूख से भी लोग मर रहे हैं। अभी एक आपने उदाहरण देखा होगा कि एक मां ने अपने 3 बच्चों को फांसी लगाकर मार दिया, खाने की वजह से, रोटी की वजह से। उस स्थिति में जिन मजदूरों का सब कुछ चला गया, उनका रोजगार चला गया, उनके पैसे खत्म हो गए, सरकार कह रही है उनको खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, सिर्फ केवल ड्रामा कर रही है, हल्ला मचा रही है, केवल प्रचार कर रही है, हो कुछ नहीं रहा जमीन पर। उस स्थिति में मजदूरों को ले जाने के लिए सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इससे ज्यादा उस अफसोस की बात नहीं हो सकती कि उन ट्रेनों में मजदूरों से किराया लिया जा रहा, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। अरे तुम टिकट के ही पैसे लेके बेशर्मी कर रहे हो, तुम उन मजदूरों का अपमान कर रहे हो और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारी नीयत क्या है। जिन लोगों को तुम विदेशों से लेके आ रहे हो उनसे पैसे ले रहे हो क्या? जिन लोगों को, जिन बच्चों को तुम वहां से लेके आए कोटा से, उनसे पैसे ले रहे हो क्या? इन मजदूरों से पैसे ले रहे हो तुम। इसी से आपको पता लग जाएगा कि जब मजदूरों से ट्रेन के पैसे लिए जा रहे हैं तो सरकार जो दावा कर रही है कि उनको राशन दिया जा रहा है, उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, इन सब की सच्चाई भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं कुछ नहीं है, केवल कहा जा रहा है, मुंह से कहा जा रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है। आज के समय में, कोरोना के संकट के समय में, इस महामारी के समय में, जब पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, सारे रोजगार बंद हो गए हैं और अब आज 42वां 43वां दिन है, इस सारी स्थिति में लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा दर्दनाक और उदाहरण क्या हो सकता है कि मां को अपने बच्चों को फांसी देकर मारना पड़ा क्योंकि उन्हें वो रोटी नहीं दे सकती। तो कहां सरकार डूब के मर गई है। सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी उसके मन में दया का भाव नहीं है, जरा भी उसके मन में करुणा नहीं है। इन गरीबों की पीड़ा से कभी वो आहत नहीं होती है। ऐसे देश के राजा को पद पर बने रहना चाहिए जिस देश के बच्चा, गरीब बच्चा भूख से मर जाए, ऐसे देश का राजा, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो, मैं समझता हूं उस सरकार को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उसमें ईमान और नैतिकता बची हुई होती तो। लेकिन मैं बहुत बार कह चुका हूं कि इस सरकार की कोई नैतिकता नहीं है, इस सरकार का ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सरकार 68,660 करोड़ रुपए उन चोरों के, उन लुटेरों के जिन्होंने देश को लूट लिया, देश के कितने ही नेशनलाइज्ड बैंक का पैसा लेके विदेशों में भागे, उनको जो है माफ कर सकती है। विदेशों में रहने वाले अमीर लोगों को यहां ला सकती है फ्री में। ये सरकार मजदूरों का पैसा नहीं दे सकती। शर्म नहीं आती है सरकार को। उनके लिए नहीं है क्या ये नियम? उनके लिए रेलवे का नहीं है और होगा भी कहां से? जब आप रेलवे किराया मांग रहे हैं तो वो मजदूर बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो रेलवे का किराया कहां देंगे? तो यही बेहतर है उनके लिए कि पैदल चले जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है और मैं समझता हूं ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है,
ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है, नई नौटंकी है। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, ये समझते हैं कि यह देश उनकी जागीर है और वो जैसे चाहेंगे वैसे यहां करेंगे। जो उनके मन में आएगा वो करेंगे और लोग मानेंगे और वो लोगों को गुलाम समझते। देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं और अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके बंधुआ मजदूर हों सब लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये देश, ये भारतवर्ष जितना आपका है उतना ही इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही है। ये उतना ही उसका हक इस देश में हर चीज पर है जितना आपका है। और आप इस देश के सेवक हैं। आप कहते भी ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएस का जो हिंदू एजेंडा है, आप उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसे करना बंद कीजिए। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं? किस कानून के तहत? ये निजता का अधिकार है। हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं, इस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है कि ये कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। और इसमें बू आ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी उस एक नीति की, जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, CAA, NPR और NRC का, जो NRC का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें NPR में फॉर्म जो बनाया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से वो NPR की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। बिल्कुल साफ है, आप कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है कि आप इसके माध्यम से NPR के लिए, जिसे आप NRC के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अन्यथा इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की आपको जरूरत क्या है? आपको ध्यान नहीं है क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल में, हजारों पेज का जजमेंट है, पुत्तुस्वामी वाला जजमेंट। पुत्तुस्वामी वाले जजमेंट में निजता के अधिकार के विषय में बहुत डिटेल में कहा है और निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप फंडामेंटल राइट की जो छीनने की बात करें, फंडामेंटल राइट को जो के अधिकार को खत्म करने की बात करें, क्या संविधान में आपको यह अधिकार है? नहीं। क्या किसी कानून में आपको अधिकार है? नहीं। क्या संसद ने इस बात की जो है आपको, सरकार को जो इजाजत दी है? नहीं। क्या संसद ने कोई एक्ट पास किया इसके ऊपर? नहीं। क्या इसके विषय में सरकार कोई अध्यादेश लाई है? नहीं। कोई ऑर्डिनेंस लाई है? नहीं। किस कानून के तहत आप ये अपना आरोग्य ऐप बना के और सारे लोगों से, देश की पूरी जनता से इसको आप डाउनलोड करने की बात करें? किससे अधिकार से आप अनिवार्य बना रहे हैं? किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने की है। इसका कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है और जबरदस्ती डाउनलोड कराने की जरूरत है। किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोर्ड,
कुछ नहीं कह सकता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कह सकता कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो इससे आगे कहूंगा कि ये जो डराने की मेट्रो में नहीं चल पाएंगे इसकी वजह से, या स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाएगा। एक भी बच्चे को कोई भी निकाल के तो देखे, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस ऐप के डाउनलोड न करने के लिए कहीं नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर इससे बीमारी का पता लगता तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम तो टेक्नोलॉजी में कुछ हो ही नहीं। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कितने ही देश हैं जो विकसित देश हैं, जो इतने जबरदस्त हैं, वो सारे के सारे देश इस ऐप को डाउनलोड कर लेते ना, इस ऐप से ही रोक लेते। लेकिन रुका तो नहीं ना। क्या ऐप से बीमारी रुकती है क्या? तुमने पूरे ये आज 42-43वां दिन हो गया, तुमने लॉकडाउन कर रखा है, और तुमने देखी अपनी हालत कि जिस दिन तुमने 24 तारीख को लॉकडाउन किया 500 मरीज थे, और आज की तारीख में अकेले जो पिछले 24 घंटे में 3,990, एक दिन में 24 घंटे में 3,990 केस हुए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे टेस्टिंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही ये विस्फोटक की स्थिति आती जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपने ये लॉकडाउन बढ़ाया है 2 हफ्ते के लिए 17 तारीख तक, निश्चित रूप से इस लॉकडाउन को आप अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ाओगे। 31 मई तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो आपकी करतूतें हैं, जो आपका ढंग नजर आ रहा। क्योंकि जो इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए वो आपकी समझ के बाहर है। जो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस वालों को, सफाई कर्मचारियों को, जो इस कोरोना से जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फ्रंट पे हैं, उनको जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट देनी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। सो उनकी जगह बाकी आप नौटंकी कर रहे हैं। कभी आप फूल बरसाते हैं, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके असम तक आप फ्लाई पास करते हैं। ये सब नौटंकी बंद करो और ध्यान से इसको कैसे खत्म किया जाए। इनकी कथनी और करनी का अंतर सामने आ गया। इन्होंने जो झूठ बोला है, जो बात कही वही उसका उलट किया, जो बात कही उसका उलट किया और झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। आज फिर ये आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं दे दें और जब तक पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी कंफर्म ना हो जाए, हमारा डाटा कहीं भी किसी हालत में गलत हाथों में ना चला जाए, लीक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और बल्कि मैं इससे आगे कहूंगा कि चाहे जो कर ले सरकार, इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, अंधभक्तों को छोड़ के। एक चीज और, ये जो ऐप है इसकी आउटसोर्सिंग की गई, यानी कि ये प्राइवेट हाथों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये प्राइवेट कंपनी है जो इसको जो ऑपरेट कर रही है, यानी हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट हाथों में। इस देश में इतने बेईमान लोग हैं और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं प्राइवेट, चाहे बिजनेसमैन हो कुछ हो, उनकी बेईमानी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों करोड़ रुपए इस देश के हजम कर गए, हर जगह हर पल बेईमानी है। और ये हमारा जो सारा आंकड़ा लेके, सारा डाटा लेके उसको किसी और को नहीं बेच देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। 68,660 करोड़ रुपए जो 50 टॉप के जो लुटेरे हैं, जो विदेशों में बैठे, जिनके माफ किए हैं, जिनमें वो सारे हैं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वगैरह, वो सारे, और जो माल्य वगैरह और बाबा रामदेव वगैरह, इन सारे के सारे जो हैं, उन सबके जो पैसे माफ किए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार किस तरह से कर रही है? तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे कहूंगा कि चाहे जो कर ले सरकार, जितना दम हो सरकार में लगा ले सरकार, जितनी कानूनी कार्रवाई करनी है कर ले सरकार, लेकिन जब तक इस जो ऐप को पूरी सारी चीजें लोगों के सामने कंफर्म नहीं हो जाएंगी, क्लियर नहीं हो जाएंगी, पारदर्शी नहीं हो जाएंगी और प्राइवेट हाथों से निकल के पूरे सरकारी हाथों में नहीं होंगी, और इन सारे सवालों का जवाब स्वयं माननीय प्रधानमंत्री रिटर्न में नहीं दे देंगे, कानूनी बंदिशों के अनुसार नहीं दे देंगे, कानून बना के लागू नहीं करेंगे, इस ऐप को किसी को भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तबलीगी जमात के विषय में जिस गैर कानूनी तरीके से, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार विशेष रूप से, उसने नीति अपनाई है, वो बहुत ही शर्मनाक है।
देखिए, तबलीगी जमात एक धार्मिक एक जमात है और उसमें दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। और जो मरकज में, निजामुद्दीन मरकज में ये सब प्रोग्राम हुआ, उस समय उसमें दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से लोग आए थे। खैर, 29 तारीख को वहां पे लोगों को निकाल के उनका टेस्ट हुआ और उसके बाद में बहुत से लोग उसमें संक्रमित पाए गए। उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और जो संक्रमित नहीं थे उन लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा गया। लेकिन आप व्यवस्था के नाम पर किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। आप व्यवस्था के नाम पर कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकते हैं। किसी को इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं। वैसे ही दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने तबलीगी जमात को कोरोना के मामले में इस कदर बदनाम किया है, इस कदर उसको बेइज्जत किया है और पूरे दुनिया में उसको बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। जो उन्होंने आरोप लगाए उन पर संगीन से संगीन आरोप लगाए, यहां तक कि एक तरह से पूरा आरोप लगा दिया और तबलीगी जमात के माध्यम से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पर, मुस्लिम समाज पर कोरोना को फैलाने का आरोप लगाया। और मुस्लिम समाज के प्रति आज भी लगातार इस कोरोना को लेकर लगातार घृणा फैलाई जा रही है। कहीं सब्जी वालों को, कहीं फल वालों को, कहीं किसी को, उनको बेइज्जत किया जा रहा है और उनको कॉलोनियों से निकाला जा रहा है, उनका नाम पूछा जा रहा है। उसी तबलीगी जमात के 300 लोगों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए अपना खून दिया, प्लाज्मा दिया। लेकिन उसी तबलीगी जमात के लोगों को 14 दिन को क्वारंटाइन करना था। लेकिन आज 1 महीना नहीं, 1 महीना से ज्यादा हो गया। 1 महीना से ज्यादा होने के बाद भी उन लोगों को क्वारंटाइन से उनके घर नहीं भेजा गया। 14 दिन का होता है क्वारंटाइन या फिर 21 दिन का होता है। जैसे भारत सरकार ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया था, 21 दिन का मान लीजिए आप, फिर 14 के 14 और कर दिए आपने, 28 दिन हो गया। कितने दिन रखेंगे आप उनको? क्या यह इलीगल डिटेंशन नहीं है? कानून के तहत यह अपराध नहीं है? आईपीसी के तहत यह अपराध नहीं है? और कौन कर रहा है? यही केजरीवाल सरकार, यही दिल्ली सरकार। इसी केजरीवाल सरकार ने, जिसने दिल्ली दंगों के दौरान अपनी जो भूमिका निभाई वो बहुत ही शर्मनाक भूमिका और सवालों के घेरे में, उसी दिन ये सारी की सारी चीजें लोगों के सामने हो गई थी कि केजरीवाल आरएसएस के एजेंट हैं आरएसएस के, और केजरीवाल भाजपा की, बीजेपी की बी टीम है। हालांकि हम लोग तो पहले से ही जानते थे, उसी दिन से जानते थे जिस दिन से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि जब अन्ना आंदोलन चला था, हम तभी जानते थे कि केजरीवाल आरएसएस की उपज हैं, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन लोग नहीं समझ पाए। मैंने कई मंचों से बार बार कहा भी, लेकिन नहीं समझ पाए और सबके सामने हो गया। और अब तो इससे ज्यादा दुखद और क्या होगी? केजरीवाल साहब, ये आप जो कर रहे हैं ये गैरकानूनी है, इलीगल डिटेंशन है, और आप न केवल लोगों के साथ में कर रहे हैं बल्कि अपने देश के साथ में आप गद्दारी कर रहे हैं, देश को अपमानित कर रहे हैं, देश को बेइज्जत कर रहे हैं। अगर वो अपने ही देश के लोग होते तो देश की छवि खराब हो, हालांकि तब भी विदेशों में देश की छवि खराब होती, पर ये तो विदेशी लोग हैं। कितने ही देश के लोग हैं, चाहे वो मलेशिया के हैं, चाहे मॉरिशस के हैं, चाहे कहीं और जगह के लोग हैं, चाहे अरब कंट्रीज के लोग, वो कहीं से भी लोग आए हैं, वो जमात के लोग हैं, विदेशों से आए हुए, वो सम्मानित लोग हैं। वो एक अपनी धार्मिक एक व्यवस्था है उसके तहत यहां पर आए और अपने कानून के तहत जो भी करना चाहिए था 14 दिन का क्वारंटाइन किया, फिर 14 दिन हो गए और अब 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1 महीना और 5-6 दिन हो गए आज, यानी 36-37 दिन हो गए आपने उनको कर रखा। कैसे कर सकते हैं आप केजरीवाल जी? क्या आपको जरा भी नहीं सोचना इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की जिम्मेदारी भारत सरकार के कंधों पर डालेंगे आप, या आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? और क्या आपको उन जितने भी जो लोग हैं तबलीगी जमात के, जिनको क्वारंटाइन का पीरियड कब का खत्म हो गया, आपको तत्काल उन्हें रिहा नहीं कर देना चाहिए? इस रमजान के पाक महीने में, इस पवित्र मौके पर, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप उन लोगों को अपने घर जाने दें, उनको भेजने की व्यवस्था करें, उनके घर भेजने की व्यवस्था करें आप, ताकि वो लोग सम्मान के साथ जा सकें और आपकी छवि, अच्छी छवि लेके जा सकें। सब जानते हैं केजरीवाल जी, आप आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है। अपने माथे से ये धब्बा, ये दाग हटाइए और अपना चाल, चेहरा और चरित्र
इसको सम्मानित बनाइए, ताकि लोग जिस तरह से आपको 2 बार जिताया, 3 बार आपको जिताया है इस दिल्ली की जनता ने, वैसे ही आपको आगे भी आपका सम्मान करती रहे। हालांकि अब जान चुकी है जनता जान चुकी है दिल्ली की कि आप क्या हैं, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि जो छवि आपका नुकसान हो उसे थोड़ा बहुत सुधार लीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और तुरंत तबलीगी जमात के साथियों को उनसे माफी मांगते हुए उन्हें रिहा कीजिए, उनके घर सम्मान से पहुंचाइए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आरोग्य सेतु ये ऐप है, देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है। उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं। कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है। इनकी कथनी और करनी का अंतर सामने आ गया। चाहे जो कर रहे सरकार, इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसी तबलीगी जमात के 300 लोगों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए अपना खून दिया, प्लाज्मा दिया। सब जानते हैं केजरीवाल जी, आप आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी की बी टीम है। तुम उन मजदूरों का अपमान कर रहे हो और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारी नीयत क्या है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो मजदूर जो इस कोरोना की महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है, सरकार ने जो आज 42वां दिन लॉकडाउन का है, 42वां 43वां दिन आज लॉकडाउन का चल रहा है। इस लॉकडाउन में जिस तरह से सब कुछ बंद हो गया, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए और बेरोजगारी चरम पर है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते उस कदर बेरोजगारी है। और जहां लोग कोरोना के साथ साथ भूख से भी लोग मर रहे हैं। अभी एक आपने उदाहरण देखा होगा कि एक मां ने अपने 3 बच्चों को फांसी लगाकर मार दिया, खाने की वजह से, रोटी की वजह से। उस स्थिति में जिन मजदूरों का सब कुछ चला गया, उनका रोजगार चला गया, उनके पैसे खत्म हो गए, सरकार कह रही है उनको खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, सिर्फ केवल ड्रामा कर रही है, हल्ला मचा रही है, केवल प्रचार कर रही है, हो कुछ नहीं रहा जमीन पर। उस स्थिति में मजदूरों को ले जाने के लिए सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि उन ट्रेनों में मजदूरों से किराया लिया जा रहा, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। अरे तुम टिकट के ही पैसे लेके बेशर्मी कर रहे हो, तुम उन मजदूरों का अपमान कर रहे हो और तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारी नीयत क्या है। जिन लोगों को तुम विदेशों से लेके आ रहे हो उनसे पैसे ले रहे हो क्या? जिन लोगों को, जिन बच्चों को तुम वहां से लेके आए कोटा से, उनसे पैसे ले रहे हो क्या? इन मजदूरों से पैसे ले रहे हो तुम। इसी से आपको पता लग जाएगा कि जब मजदूरों से ट्रेन के पैसे लिए जा रहे हैं तो सरकार जो दावा कर रही है कि उनको राशन दिया जा रहा है, उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, इन सब की सच्चाई भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं कुछ नहीं है, केवल कहा जा रहा है, मुंह से कहा जा रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है। आज के समय में, कोरोना के संकट के समय में, इस महामारी के समय में, जब पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, सारे रोजगार बंद हो गए हैं और अब आज 42वां 43वां दिन है, इस सारी स्थिति में लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा दर्दनाक और उदाहरण क्या हो सकता है कि मां को अपने बच्चों को फांसी देकर मारना पड़ा क्योंकि उन्हें वो रोटी नहीं दे सकती। तो कहां सरकार डूब के मर गई है। सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी उसके मन में दया का भाव नहीं है, जरा भी उसके मन में करुणा नहीं है। इन गरीबों की पीड़ा से कभी वो आहत नहीं होती है। ऐसे देश के राजा को पद पर बने रहना चाहिए जिस देश के बच्चा, गरीब बच्चा भूख से मर जाए, ऐसे देश का राजा, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो, मैं समझता हूं उस सरकार को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उसमें ईमान और नैतिकता बची हुई होती तो। लेकिन मैं बहुत बार कह चुका हूं कि इस सरकार की कोई नैतिकता नहीं है, इस सरकार का ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सरकार 68,660 करोड़ रुपए
उन चोरों के, उन लुटेरों के जिन्होंने देश को लूट लिया, देश के कितने ही नेशनलाइज बैंक का पैसा लेके विदेशों में भाग गए, उनको जो है माफ कर सकती है। विदेशों में रहने वाले अमीर लोगों को यहां ला सकती है फ्री में। ये सरकार मजदूरों का पैसा नहीं दे सकती। शर्म नहीं आती है सरकार को? उनके लिए नहीं है क्या ये नियम? उनके लिए रेलवे का नहीं है, और होगा भी कहां से? जब आप रेलवे किराया मांग रहे हैं तो वो मजदूर बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो रेलवे का किराया कहां देंगे? तो यही बेहतर है उनके लिए कि पैदल चले जा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, और मैं समझता हूं ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये देश की जनता की जो निजी जानकारियां हैं उनको हासिल करने का एक नया ड्रामा है, नई नौटंकी है। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत देश की जनता पर निगरानी रखने और उसकी तमाम जानकारियां, जो निजी जानकारियां हैं, जो उसके मोबाइल फोन्स में हैं, या जो उसके माध्यम से उस पर निगरानी रखने के लिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें हासिल करने का ये ऐप है। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, ये समझते हैं कि यह देश उनकी जागीर है और वो जैसे चाहेंगे वैसे यहां करेंगे। जो उनके मन में आएगा वो करेंगे और लोग मानेंगे, और वो लोगों को गुलाम समझते। देश की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उस भारत की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी गुलाम समझते हैं और अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके बंधुआ मजदूर हों सब लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये देश, ये भारतवर्ष जितना आपका है उतना ही इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का भी उतना ही है। उतना ही उसका हक इस देश में हर चीज पर है जितना आपका है। और आप इस देश के सेवक हैं। आप कहते भी ना प्रधान सेवक, अपने आप को चौकीदार भी बताते हैं आप, तो आप इस देश के सेवक हैं और सेवा जिम्मेदारी से निभाइए। आपने पिछले 6 साल में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस देश की जनता को मूर्ख बनाया, धोखा दिया है, और आपका जो हिंदू एजेंडा है, आरएस का जो हिंदू एजेंडा है, आप उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसे करना बंद कीजिए। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार इस बात को बता सकेगी आपने किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है, और आप किस कानून के तहत इस आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश की जनता से अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं? किस कानून के तहत? ये निजता का अधिकार है। हर कोई जानता है, जो एक्सपर्ट हैं, इस टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं, उन सबका कहना यह है कि ये कोरोना के लिए नहीं, ये लोगों की निजी जानकारियां हासिल करने और उनको सर्वेलेंस करने, उनकी निगरानी रखने वाला ऐप है। और इसमें बू आ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपकी उस एक नीति की, जो नीति आपने इस कोरोना से पहले जो आंदोलन चल रहा था, CAA, NPR और NRC का, जो NRC का आपका पूरा एजेंडा है, उसके लिए जो हिंदू राष्ट्र का जो आपका एजेंडा और सपना है, उसके लिए जो आपने सब कुछ जानना चाहते थे आप, जिसके लिए आपने उसमें NPR में फॉर्म जो बनाया था, उसमें 21 सूचनाएं आपने जो मांगी थी, जो लोगों की निजी इंफॉर्मेशन थी, अब आप उसके लिए ये इसी के माध्यम से आप मांग रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से वो NPR की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। बिल्कुल साफ है, आप कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है कि आप इसके माध्यम से NPR के लिए, जिसे आप NRC के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अन्यथा इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की आपको जरूरत क्या है? आपको ध्यान नहीं है क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक जजमेंट दिया है, बड़ा डिटेल में, हजारों पेज का जजमेंट है, पुत्तुस्वामी वाला जजमेंट। पुत्तुस्वामी वाले जजमेंट में निजता के अधिकार के विषय में बहुत डिटेल में कहा है, और निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप फंडामेंटल राइट की जो छीनने की बात करें, फंडामेंटल राइट को के अधिकार को खत्म करने की बात करें, क्या संविधान में आपको यह अधिकार है? नहीं। क्या किसी कानून में आपको अधिकार है? नहीं। क्या संसद ने इस बात की जो है आपको, सरकार को जो इजाजत दी है? नहीं। क्या संसद ने कोई एक्ट पास किया इसके ऊपर? नहीं।
क्या इसके विषय में सरकार कोई अध्यादेश लाई है? नहीं। कोई ऑर्डिनेंस लाई है? नहीं। किस कानून के तहत आप ये अपना आरोग्य ऐप बना के और सारे लोगों से, देश की पूरी जनता से इसको आप डाउनलोड करने की बात करें? किससे अधिकार से आप अनिवार्य बना रहे हैं? किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने की है। इसका कोरोना का डर फैला के इस ऐप के माध्यम से डराने की कोशिश है और जबरदस्ती डाउनलोड कराने की जरूरत है। किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोर्ड